हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, वी हैव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, and at this side polarization, diffraction, interference. These are photoelectric effects. These works as a particle behavior, and this was like a wave behavior. So light, some experiment was showing that light is like a particle. Some experiments showing that, ठीक है, कि like a photoelectric effect and Compton effect is it is supporting the philosophy of the scientists, which support that those consider that light is a particle. So Einstein ने और different scientists ने इसे as a particle लिया, ठीक है, और successfully कामयाब हुए, okay. So, but some scientists but some experiment is showing that actually they are light is not particle but that are the wave, okay. सर लेकिन लाइट में तो फोटोन होते हैं सर, फोटोन हम कहते हैं कि इसका मास 0 होता है सर, अगर किसी का मास 0 होता है तो पार्टिकल वैसे कंसीडर किया जा सकता है, but they behave like because they जो चीजें लाइट करती हैं वो मोमेंटम रखती हैं, और मोमेंटम कोलिजन्स जो है एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर. तो सर मोमेंटम में सर मास तो आता है ना, मोमेंटम इक्विवेलेंट भी सर हो जाए, एंगुलर मोमेंटम हो जाए, लीनियर मोमेंटम, सर इसमें मास तो आता ही है सर. फोटोन की मास को 0 कंसीडर करना है क्योंकि उसका मोमेंटम एनर्जी रखता था, मोमेंटम उसका, हम उसको मोमेंटम जो है वो फ्रिक्वेंसी की आप इफेक्ट करोगे आपके दोबारा तो यू विल गेट पिक्चर विल बी वेरी क्लियर, ओके. और कॉम्पटन इफेक्ट में भी आप जब मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ोगे तो दैट पिक्चर विल बी वेरी क्लियर. एंड फॉर दिस पर्पस आई थिंक द कोर्स इज रेफरेंस कोर्स विल बी अ मॉडर्न फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ा, okay. So these was two, ठीक है, and classically that is two, okay. ये लेकिन but separately they are two, कि separately ये एक दूसरे को मतलब separately classically ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि आपके पास चीज़ें जो है वो observe देता है. But when we try to combine these, whenever we try to combine these, classically it is not possible. It is not possible that some things are a wave as well as the particles. Okay, ये possible नहीं, क्योंकि वेव की प्रॉपर्टी जो है वो आपकी पार्टिकल की प्रॉपर्टी से या तो कुछ पार्टिकल हो सकती है या वेव हो सकती है. सो अब क्या हुआ कि अब इसका मतलब है कि हमें एक नई फिजिक्स की तरफ जाना है. फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन आई, आप लोगों ने वो पढ़ी ही होगी, ठीक है. तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी अगर आप उसको खैर डिफरेंट दो पीरियड में मैं उन सबको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, दैट इज पार्ट ऑफ योर मॉडर्न फिजिक्स. आपने उसमें मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा ब्लैक बॉडी रेडिएशन में अच्छी तरीके से पढ़ी होगी और ग्रेटर भी निकालेंगे होपफुली. तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी क्या हुआ था कि रिले जीन एक साइंटिस्ट था, उसने उसको एज ए ना टीनी पार्टिकल लिया और एज ए वेव लिया, और उसने इस कर्व को जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की रिस्पॉन्सिव मतलब एक्सपेरिमेंट से एग्री कर रही थी, इसको प्रूव करने की कोशिश की, बट ही वाज अनसक्सेसफुल. ठीक है, तो ये भी ड्रॉप हो.
अब प्रॉब्लम ये आता है, और अच्छा अब क्या उसमें क्या उसकी कोई मिस्टेक थी? कोई मिस्टेक नहीं निकली, कुछ भी उसमें एरर नहीं था। देन क्या वजह थी? फिर हमें ये सोचना पड़ा चीज़ों को जिस तरह हम देख रहे हैं क्लासिकली उस तरह नहीं है, बल्कि आप एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच को, आप चीज़ों को कलेक्टिवली लेते हैं। सिंगल चीज़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, एब्सोल्यूट थिंग्स आर नथिंग। स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं ना एब्सोल्यूट इज नथिंग। एक बंदा आपको, मैं तो बड़ा शरीफ बंदा हूँ, मतलब मैं तो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हूँ, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। एब्सोल्यूट इज नथिंग। सो आप क्या करते हो कि यू मस्ट बी ऑब्जर्व कलेक्टिवली। आप कलेक्टिवली बिहेवियर, उसमें कुछ का बिहेवियर कैसा होगा, कुछ का बिहेवियर कैसा होगा, कुछ का कैसा होगा। तो आप एक नई फिजिक्स की तरफ आते हैं, जैसे क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। एक्चुअली इट स्टार्ट फ्रॉम द क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आप असेंबल्स लेते हैं, जैसे कि आपके पास एक जॉर्स हों, मुख्तलिफ जॉर्स हों, आप एक ही टेम्परेचर में, उसमें एक ही टेम्परेचर में कोई लिक्विड रखें या वाटर रखें, एक ही सॉल्वेंट रखें, एक ही टेम्परेचर, एक ही सारा टेम्परेचर एक हो, आपकी लाइट का सब कुछ सेम हो, और इसमें आप एक इक्वल क्वांटिटी में जो है कोई ऑयल ड्रॉप कर देते हैं या कोई कलर ड्रॉप कर देते हैं, इंक ड्रॉप कर देते हैं, इसका कलर इक्वली चेंज होगा आफ्टर सम टाइम, बट आप पर्टिकुलरली एक एक पार्टिकल की पोजीशन आपकी सेम नहीं हो सकती। आप किसी पार्टिकल के लिए ये नहीं कह सकते कि वो इस पोजीशन पे ये है, इस पोजीशन पे ये है या इस पोजीशन, यानी हर जार में पार्टिकल की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है। फर्स्ट वन, सो you only get information about you can predict about the collective behavior, not a particular. तो ये ही क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? ये सब चीज़ें क्योंकि आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा है, तो आई विल जंप फ्रॉम दिस टू पॉस्टुलेट वन। वैसे मुझे इसके डिटेल में ज़्यादा जाना चाहिए, बट मेरा ख्याल है ये सारा कुछ आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा है। कलेक्टिवली बिहेवियर कैसा होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को मैक्स प्लैंक ने कैसे एक्सप्लेन किया और फिर उससे कैसे ऑपरेटर बनाए, आई थिंक ये आप लोगों ने स्टडी किया। इतना उसका बस यही है, आपके लिए इतना ही समझना है कि ये सैंपल्स हैं। अब उसको मैं उसको इस तरह का लेके जाऊंगा कि ताकि आपको पीछे नहीं भी पड़ा हुआ तो प्रॉब्लम ना हो। अब क्या है कि आपने, क्योंकि इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा और बिगर सेंस में देखें, ठीक है, इसको एक्सपेंड कर दें, इसकी विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ा दें, तो एक्चुअली क्या है कि जब हम क्वांटम लेवल पे जाते हैं, मैं नैनो साइज की बात करता हूँ, फिर मैं ये आप बात लोग कहते हैं माइक्रो साइज, नैनो साइज। क्वांटम डजंट मीन कि आप कहो कि ये माइक्रो साइज है या ये जो है नैनो साइज है। हाँ, ये ठीक है कि आप कह सकते हो कि क्वांटम इफेक्ट शुरू हो जाते हैं, लेकिन बट यू कांट से कि दैट नैनो पार्टिकल और क्वांटम पार्टिकल। क्वांटम मीन जहाँ उस लेवल पे जब आप पहुँच जाते हैं, आपके पार्टिकल का साइज उस लेवल पे पहुँच जाता है, व्हेन you are ready to expect that कि you have no ability to understand exact behavior of that particle around you। क्या इतने लेवल पे, स्मॉल लेवल पे चले जाएं जब चीज़ें ऑब्जर्वेबल नहीं रहती। अब ऑब्जर्वेबल से डजंट मीन कि आप आंखों से देखें या आप कहें नहीं शायद कुछ बीन से जम जा रहा क्वांटम पार्टिकल, ये नहीं। ऑब्जर्व करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नेकेड आई से, आप किसी भी प्रॉपर्टी से उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जब आप ये एक्सपेक्ट कर लेते हो कि आपकी जो समझने का दायरा है, मिसाल के तौर पे आपकी अकल का कोई दायरा होगा ना जी सर, जहाँ तक आप सोच सकते हो, अनडिफाइंड तो नहीं होता ना। आपको पता है कि आपने एक स्पेलिंग याद करना है, कोई 3 मिनट में याद कर लेते हैं, कोई 2 मिनट में याद कर लेते हैं, कोई 1 लम्हे में याद कर लेते हैं, किसी को 1 लम्हा लगता है।
लेकिन एक लम्हा ज़रूर लगता है, ऐसे ही है या कोई चीज़ की पढ़ते हैं या कुछ करते हैं, उसके लिए कोई लेवल है, कोई आपकी एबिलिटी की कोई लिमिट है, ठीक है। जो चीज़ें इस एबिलिटी की लिमिट के अंदर आती हैं दैट आर क्लासिक। जब आप ये कहते हैं ये सब चीज़ें, ये आई नो दैट इज अ पार्टिकल, ये इसमें मास है, इसमें ये चीज़ें हैं, इट हैज़ इतनी एनर्जी रखता है, इतना मोमेंटम रखता है, इतना वो रखता है, इतनी उसका टेम्परेचर है, इतनी वेलोसिटी है, इतना सब कुछ है, तो दैट इज दी क्लास। बट व्हेन, जिसे आप याद होगा सीएफ में मिलता है इन्फिनिटी, व्हेन यू क्रॉस द लिमिट जहाँ आपकी एबिलिटी खत्म हो गया, ये बताने के लिए कि वो वेव है या पार्टिकल है या उसकी इतनी एनर्जी है, इतना मोमेंटम है, इतनी पोजीशन है या इतना एक्सेलरेशन है, व्हेन यू एडमिटेड दैट यू हैव नो एबिलिटी टू गेट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिहेवियर, द नेचर और एनी फिजिकल प्रॉब्लम, जब आप ये एडमिट कर लेते हो, मेरा कहने का मतलब है कि ये नहीं कि आप किसी मेथड से निकाल, अगर किसी मेथड से आप फाइंड कर लेते हो देन दैट इज अ क्लासिकल। इफ द थिंग्स आर ऑब्जर्वेबल देन दैट आर अ क्लासिकल मैकेनिक्स। इफ थिंग्स आर नॉट ऑब्जर्वेबल बट दे आर रिप्लेस्ड विद द एडिशन ऑपरेटर्स एंड दे आर देन आइगन वैल्यूज देन दैट विल बी द क्वांटम। सो एक नए टाइप का मैथमेटिक्स हुई, एक नए टाइप का मैथमेटिक्स यहाँ डेवलप होता है इस नाम से, ठीक है। अब वो मैथमेटिक्स क्या है उसी को हम इस सारा स्टडी करेंगे। द फर्स्ट कोर्स इज बेस्ड ऑन कि आप किस तरह ऑपरेटर जनरेट होते हैं इस क्वांटम मैकेनिक्स में, क्या कुछ होता है, ये सारा कुछ हम फर्स्ट कोर्स में करेंगे। इन सेकंड के कोर्स में हम इसको अप्लाई करेंगे। यस सर, बहुत सी ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं जिनके बिहेवियर कैसे है, क्या उनको हम क्वांटम में इंक्लूड करेंगे? वो है तो लार्जेस्ट बॉडीज में क्या कौन सी बॉडीज है सर? एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज बहुत सारी ऐसी हैं सर। आइगन वैल्यू की प्रॉपर डेफिनेशन वो सब कुछ मैं लिखवाऊंगा, वो पास्टोरेट के साथ साथ आपको सारा कुछ जो है प्रॉपर जाहिर है, वो जाहिर है, ये सब कुछ अब आपने करना है, उससे बातें नहीं रहनी। यू विल फाइंड द आइगन वैल्यू, यू विल फाइंड द आइगन ऑपरेटर, प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाऊंगा, तो सब चीज़ें आपकी जो है। तो सबसे पहले सर एक और क्वेश्चन है, क्वांटम पे आप अपने वेव नेचर पढ़ना है या पार्टिकल पढ़ना है? I think I have stated that whenever we claim that the light is, excuse me, I have already stated that whenever we claim that if something is a particle or wave, then we think it is a class. जब तक चीज़ें ऑब्जर्वेबल है, मतलब ऑब्जर्वेबल से चीज़ है, तो जब आप उनके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो, बता सकते हो, एग्जैक्टली बता सकते हो, ये मोमेंटम है, ये एनर्जी है, ये पोजीशन है, ये दैट इज क्लास। बट व्हेन यू फील दैट इट इज अ फुलिश क्वेश्चन, यू हैव नो एबिलिटी to provide any type of information regarding the quantum size particle, then that will be a problem, ठीक है। जब आपके पास आप उस लिमिट से बाहर निकल जाते हो जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं है आपके, so that will be defined। yes, जो एक तो पार्टिकल का बिल्कुल पता होना नहीं है, तो वो तो फिर किसी की सेंस नहीं है, कुछ भी नहीं पता। और जिन पार्टिकल का अगर पता है और जिसके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जी नहीं, इसमें हम लाइट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क्स, ग्लूमॉन्स, ठीक है, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड, everything will be included which comes in the quantum size, the quantum level, h कट से जिनका चलो मैं वो लिखवा देता हूँ, लेकिन अभी मैंने कहा कि जब तक हम मतलब जब तक इनका साइज की भी बात हो रहा है, साइज की ऑब्जर्वेबल नहीं आता है ना, अब जितना भी स्मॉल हो जाए आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये इतना साइज है। साइज का मतलब नहीं है ये वो पार्टिकल, मतलब उस साइज में कुछ इस लेवल पे आके हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि वो पार्टिकल है, मास है, एनर्जी, ये इस लेवल पे आ जाते हैं जहाँ हमारी एबिलिटी खत्म हो जाए। Yes, you can in little sense you can say
क्या आप एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते? मिसाल के तौर पे आपने ये पढ़ा होगा कि इफ दिस इज एस शेल, आप क्या पढ़ते हो? दिस इज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस। ओके, ठीक है। दिस इज द क्लासिकल मीन यू आर क्लेमिंग दैट कि ये ऑर्बिट है and electron is revolving in this orbit. Okay, so this is the classical. But when you say that we don't know they are moving or rotating or spinning, ये इस तरह की बातें तो foolish question है कि that is crossing the our ability limits. It is out of the scope of our inner thoughts and thinking. It is thinking form. Yes, absolute value will find. जब हम ये कहते हैं कि हम ये तो नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, या इलेक्ट्रॉन का मास, ये भी नहीं पता वो मास है या पार्टिकल। दैट इज हम सिर्फ इतना प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी इस एरिया में कहीं इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी है, इससे बाहर नहीं। So that is मैंने अभी बताया, मेरे ख्याल है अभी तो पूरा दूंगा नहीं, मैंने अभी बताया आपकी लिमिट कहाँ। आप ये तो प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ कहीं मौजूद होना पॉसिबल है, इस एरिया में इसका इफेक्ट फील किया जाए, और इसका एरिया का इफेक्ट तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का इंफ्रारेड तक ये फील किया जा सकता है, लेकिन इसमें इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है और इधर बाहर इंटेंसिटी 0 है, ये काम है। ठीक है, दैट विल बी काम होता है। जिन सर हमने इलेक्ट्रॉन का मैथ कैलकुलेट किया, एसपीडी और सबसे माध्यम से एस को हमको लेना होता है, अगर नहीं एस नो पीडी अब ऐसे है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है, एस शेल एक शेप है इलेक्ट्रॉन, नहीं तो इसका क्या मतलब है? ये क्या है? ये क्या है? क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं? इसका मतलब बस यहाँ इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने की ये उसका पाथ नहीं, पाथ इस तरह पाथ नहीं हो सकता, हमें नहीं पता, नहीं पाथ हो सकता है या नहीं हो सकता, दिस इज बियॉन्ड द अवर लिमिट। सर इसका प्रोबेबिलिटी का यही मतलब है ना कि इस पाथ को हम मूव कर सकते हैं। यार मेरी बात नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक ही बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एक तो ये किस किस्म का पाथ है, यहाँ क्या टकराव है या क्या हो रहा है, ये पाथ नहीं है, इसकी शेप का अगर देखो इसका क्या मतलब है, ये पी है ये नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, पाथ का इससे कोई मतलब नहीं है। इट जस्ट मीन कि यहाँ मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी इसका शेड रीजन अगर आप देखोगे शेडी होगा, जितना ज़्यादा शेड होगा उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। इट डजंट मीन कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ खड़ा है, वो टॉस कर रहा है, वो वहाँ जो है मूव कर रहा है। पाथ अगर पता चल जाए तो फिर दैट इज अ पाथ ही इलेक्ट्रॉन का कभी फाइंड इलेक्ट्रॉन के बारे में या क्वांटम लेवल पे इलेक्ट्रॉन गलत होगा, एनीथिंग रिगार्डिंग क्वांटम आप उसके बारे में नहीं पता। अगर ये पता डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मेरा ख्याल है मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था, मेरा ख्याल है मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़वाया है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था, क्या था आप बताएं। हाँ जी सिया आप बताओ, मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। डबल स्लिट आज आप ही इसका मतलब थोड़ा भूल गया है। मैंने ये बताया था कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या बताया था कि हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन एक वक्त में एक स्लिट से क्यों निकल रहा है, अगर दो स्लिट हैं तो दो से क्यों निकल, क्योंकि वो डोंट नो कि वो रास्ते में क्या कर, हमें सिर्फ ये पता है कि स्लिट गुजरने के बाद क्या होगा, जहाँ में डिटेक्टर लगा, हमें ये नहीं पता कि यहाँ क्या होगा, पीछे वो दो स्लिट से आ रहा है या एक स्लिट से आ रहा है। याद आया, हम यहाँ वही गन में हम 3 स्लिट करते हैं तो वो मतलब उसका बिहेवियर हमें 3 स्लिट से ऐसे लगेगा जैसे 3 स्लिट से आ, तो ये चीज़ ये इंफॉर्मेशन नहीं निकाली जा सकती कि ये क्या पीछे क्या हुआ। क्वांटम में हमारे पास इस तरह की चीज़ें, क्वांटम कहते उसे हैं कि जब हम इस अपनी इस मतलब कहते हैं ना, मतलब दुनिया में कामयाबी का राज ये है कि अगर आपको अपनी कमजोरियों का पता चले, अगर आपको अपनी वीकनेस का नहीं पता और आप कहते हो बस मेरा सब कुछ अच्छा है,
तो देन आप अपनी वीकनेसेस पे काबू या अपनी नाकामी किसी मतलब आप पेपर में फेल हो जाते हैं ठीक है, या मेरे नाम ही मुश्किल क्वेश्चन मुझे ही सब दिए बाकी सारी बात है ऐसे दिया हो जाता है ना तो अगर जब तक ये होता रहता है तो उस वक्त तक आप रीजन उस पर ओवरकम नहीं कर। तो जब व्हेन एवर यू मतलब व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड योर वीकनेसेस then you can find the way to overcome on it. Yes sir. तो यानी जब हम इस वीकनेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि we have no ability to give to accept information regarding quantum particles, then that will be fine. This sir ये आपकी तरफ से नहीं I don't know क्या चीज़ों को शायद पहली दफ़ा शायद इस चीज़ को समझना मुश्किल है। मैंने पहले ही बताया है कि इसको आसान से समझने के लिए ऐसा है कि आपने ये नहीं है, आप इसमें जो इन साइज पार्टिकल्स हैं दैट लाइक आप समझ लो वो क्लासिकल है, वैसे मैं उसे कह रहा हूँ कि आप उसे क्वांटम मैकेनिकली मतलब आप उसकी ये इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती इतने टाइम पे कौन सा पार्टिकल कहाँ है, लेकिन आप कलेक्टिवली बिहेवियर बता सकते हो कि एवरेज प्रोबेबल वैल्यू क्या है, दैट इज द क्वांटम मैकेनिक्स। ये मैंने बताया ठीक है। वो सारा कुछ हम ड्राइव करेंगे, नहीं तो हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है। हम एवरीथिंग वी विल ड्राइव एंड प्रूव, ये नहीं है विदाउट प्रूफ। मैंने कहा विदाउट प्रूफ। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हो कि इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस व्हाट विल बी हैपन इफ आई बिलीव दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और दीज आर द शेल, देन व्हाट विल बी हैपन। If this is electron, for example, I say that if this is a nucleus and an electron is revolving around this, okay, then what will be hydrogen atom they do a single single electron है और उसके अंदर जो आ गया उसके revolve कर, then what will be happen? वो तो है, लेकिन यहाँ भी इसको इस तरह तस्वर करना गलत है। क्यों? Why? Electron has charge, electrically charged, and when electron will move, a fast point say number of electron passing through a specific point is represented by the current. जब इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करेगा that will produce a current because it is an electrical charge particle. If it produce a current, if electron will produce a current, then what will be happen? It will create a magnetic field. Magnetic field will be directly proportional to electric field, electric current. सर magnetic field produce क्यों होती है? जब वो चार्ज produce करता है magnetic field क्यों produce होती है? जब भी इलेक्ट्रॉन की उसकी प्रॉपर्टी, जब भी इलेक्ट्रॉन मूव होगा, चार्ज मूव होगा, तो सिग्नल जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? व्हाट विल बी हैपन? अकॉर्डिंग टू बैलेंस स्टैंडर्ड लॉ एंड न्यूटन लॉ, मैग्नेटिक फील्ड को पैदा होगा। अच्छा, बट इलेक्ट्रॉन इज नॉट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, बट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ circular, आपके according to you electron is moving in a circular path, and if it is moving in a circular path then it will be as I have already proved in a past in your class, everybody moving in a circular path experience attractive force and there will be acceleration. Okay, if there will be acceleration, so electric force there will be change in electric flux, और जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या होगा? पैरेलल लॉ के मुताबिक क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होगी और इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इमिट electromagnetic field and it must be
lose the energy. Yes, sir. Electromagnetic field is energy. So it will emit the energy. When it will emit the energy, then atom must be destroyed. So how it is possible electron? मतलब क्लासिकली ये सारी जो क्लासिकल चीज़ें थी ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रही, मेरा कहने का सर तो इस ये बहुत मॉडल वाज ओनली मॉडल वी वाज नॉट थ्योरीज। इससे पूछा गया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इन ऑर्बिट में तो एनर्जी निकल एनर्जी ये पॉसिबल ही नहीं है। आपने कह दिया ठीक है दैट इज ट्रू, हम वही है, बट थ्योरेटिकली उसने कहा आई एम नॉट थ्योरीज। थ्योरीज में आंसर है और थ्योरीज तो रीज़न था। क्रिमिनोलॉजीज जो होते हैं उनको रीज़न नहीं बताना, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल डाटा पे एनालाइज करके एक मॉडल बना और मॉडल का मैथमेटिक्स से होना अलग जरूर मतलब एम्पिरिकल फॉर्म मतलब उसका प्योर मैथमेटिक्स की फॉर्म से जाना। तो दैट्स वाई ये इस तरह की वो चीज़ें थी, दैट्स वाई वी हैव टू लेफ्ट दी क्लासिकल मैकेनिक्स एंड वी हैव टू जंप टू दी क्वांटम मैकेनिक्स। I'm not saying that classical mechanics was wrong, but I'm saying that there is when things are observable, then that will be a classical. But when we jump into the quantum level or a quantum size particle, then we have moved toward the quantum algebra. Means from real algebra to complex number algebra, from physical quantity we will jump to operator algebra, okay, summation operators, and from quantities, measuring quantities, we will jump to the Eigen's value, and these are the 5 postulates जो हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह। So I think आज के yes अब सर मैं कह रहा हूँ ये तो रदरफोर्ड के मॉडल से मैच करना कुछ नहीं होता है, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बाकी सर वो भी यही कह रहा है कि कैपिटल बनेगा किसी बेट का नहीं उस पर नहीं रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन इवॉल्व कर रहा है, रदरफोर्ड ने पहले ये कहा क्या बोल रहे हैं सिर्फ उसको स्पेसिफाई किया बात मैं नहीं, लेकिन कहने का मतलब है क्लासिकली एक्सप्लेन करना पॉसिबल है। क्वांटम मैकेनिक्स में इसकी बात ही मुताबिक क्वांटम में इलेक्ट्रॉन मूव करता है या नहीं करता ये पुलिस क्वेश्चन है। पहले मैंने जो प्रोबेबिलिटी कहता है और प्रोबेबिलिटी से भी बाकी बहुत सारा स्टेशनरी स्टेट का कारण है बड़ी कुछ है तो स्टेशनरी स्टेट की ओनली एक्सपेक्टेशन होता है, ठीक है। आगे का जो स्टेशनरी स्टेट आ रही है उसका क्या मतलब है ये सिर्फ उनकी वैल्यू जो आती है कोई ओके। लास्ट टाइम हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट वाज द फाउंडेशन ऑफ द क्वांटम एंड मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि क्वांटम मैकेनिक्स के जो पोस्टुलेट हैं या क्वांटम मैकेनिक्स जो है एक्चुअली इन क्लासिकल व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। इन क्लासिकल मैकेनिक्स the physical quantities are observable, but in quantum mechanics the physical quantities are not as observable, but you may define the Hermitian operators and you can only find the Eigen's value. Okay, so let's start. So basically तो इसका प्रिंसिपल यही है कि क्वांटम मैकेनिक्स के जितने भी पोस्टुलेट हैं उसका अगर मैं फॉर्मल सेंस में नहीं बल्कि रफ सेंस में बात करूँ तो क्वांटम मैकेनिक्स अपनी इग्नोरेंसी को एक्सेप्ट करने का नाम है, ठीक है। कि यू एडमिटेड दैट कि आपके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप पार्टिकल को अच्छे तरीके से समझ सकें कि वो पार्टिकल है या वेव है या उसकी एनर्जी कितनी है, कितनी मोमेंटम है, कितना पोजीशन है, बट वी कैन ओनली फाइंड द एक्सपेक्टेशंस वैल्यू, प्रोबेबल वैल्यू हम यही फाइंड कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है और ना ही हम कभी पार्टिकल का पाथ फॉलो कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो इन क्वांटम लेवल, ठीक है, पोस्टुलेट 1 से हम स्टार्ट करते हैं आज। व्हाट इज द पोस्टुलेट 1? All postulate is based on this only this one statement, roughly speaking statement कि आप क्वांटम मैकेनिक्स में जो है आप क्वांटम फिर वही मैं बात करूँगा कि क्वांटम मैकेनिक्स इस इग्नोरेंसी का नाम है कि आप हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर। तो पोस्टुलेट 1 क्या हुआ? पोस्टुलेट 1 ये है in quantum mechanics
In quantum mechanics, we can't distinguish the nature is matter or wave. हम ये नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते. फर्स्ट पॉस्टुलेट ये है कि वो कान डिस्टिंग्विश दैट थिंग इज, जो क्वांटम लेवल पे जो भी चीज़ है, दैट इज अ वेव और अ पार्टिकल. ठीक है. सो इसको सम कहते हैं कि ड्यूल नेचर. इससे ड्यूल नेचर से मुराद ये नहीं कि मतलब एक्चुअली इस इग्नोरेंसी का नाम है, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन एक्सेप्टिंग योर इग्नोरेंसी. ओके. So the first postulate of quantum mechanics is that we can't distinguish at quantum level we can't distinguish the things are a wave or a particle. Okay? और हमने इसकी रीज़न पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कई चीज़ें जो हैं वो वेव प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करती हैं और कई चीज़ें मैटर प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करती हैं. बट एट क्वांटम लेवल we can't distinguish. या तो देखो, या तो चीज़ें क्लासिकली वी नो दैट समथिंग में बी अ वेव और अ पार्टिकल. इसके अलावा नहीं हो सकता. या तो कुछ चीज़ें पार्टिकल हो सकती हैं या वेव. ये नहीं हो सकता कि ये ना चीज़ें वेव हों, वेव भी हों और पार्टिकल हों. लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स नाम ही इसी चीज़ का है कि ऐसी दो चीज़ों का एग्जिस्ट इकट्ठा करना, सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट करना, जिनका इकट्ठा मौजूद होना पॉसिबल है. क्वांटम स्टेट जब हम कहते हैं ना क्वांटम स्टेट, तो क्वांटम स्टेट का मतलब ये है कि दो चीज़ों का सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट करना, जिनका इकट्ठा एग्जिस्ट करना. जब बात सुनिए, जब आप किसी को कहते हैं ना ये क्वांटम स्टेट है, मतलब ये कि वो दो ये ना अनएक्सेप्टेबल बातों को मिक्स करना है. मिसाल के तौर पे मैं कहूँ सम पर्सन इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड साथ मैं कहूँगा एंड दैट पर्सन इज अगली टू. It is not possible. या तो you can say that is beautiful, या or you can say that is ugly, or I say that he was present in the class, or I will say that he is absent. But I can never say that they are present as well as the absent. ये possible है. ऐसी दो चीज़ों का इकट्ठा होना, जिनका इकट्ठा possible वैसे common sense में वो possible ना हो, तो that is defined as a quantum state. Okay. So in quantum mechanics you can't distinguish the nature is matter or a wave. So we represent quantum state by function okay. So we represent it this function. Okay. This quantum state represented by this function. Okay. So you will follow me? Yes. Exponential. You can write in this way, or you can write as exponential of some people write minus kx minus omega. Okay. K is wave number, omega is angular velocity, time is time. T is time and x is position. Wave number kx. Okay. So this state function has all information regarding quantum wave or particle या जो भी quantum state है. This has every information. This state has every information regarding
quantum state, but unfortunately we can't extract information nevertheless probable. So this I know कि अभी आपको ये समझ नहीं आएगा ये क्या है, मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, अभी आप लिख लो। But nevertheless probability, only probability, ठीक है? So in quantum mechanics we can't distinguish the nature is matter or wave, so we represent the state by function this, and this state have every information regarding quantum state, but unfortunately we can't extract any information. Information ये रखता है लेकिन हम extract नहीं कर सकते, fine, but we can only probability, ठीक है? So अच्छा अब है कि ये है क्या और why I write इसका वही बता रहा हूँ। अच्छा इसका क्या, तो हम सिर्फ प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट कोई इंफॉर्मेशन इसमें से निकाल लीजिए। इसके पार्टिकल के अंदर इंफॉर्मेशन है स्टेट के अंदर, लेकिन हम एक्सट्रैक्ट जो है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, बल्कि हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटीज मीन पॉसिबिलिटीज लिखेंगे, वो जो पहले सारी बातें हमने की। तो ख्याल है, ठीक है? प्रोबेबिलिटीज, हम प्रोबेबिलिटीज क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या एक्चुअली क्या है, वी नाउ दैट एक्सप्लेनेशन करते हैं, वी नाउ दैट we can't distinguish that is wave or a particle, okay? And wave and particle nature is like if you have if this is a wave, then this is a particle. Both are opposite, mean they have a no relationship with each other. If something is a wave, if something is a wave, then that will be not particle. If something is a particle, then that will be not a wave. Mean there is जो चीज़ों का रिलेशनशिप आपस में ना हो, तो मैंने आप लोगों ने पढ़ा हुआ डॉट प्रोडक्ट में, ये पढ़ा हुआ है डॉट प्रोडक्ट, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है? और then this nature will be Keplr notation भी पढ़ी हुई है, ठीक है? तो या तो कोई चीज़ वेव हो सकती है या पार्टिकल हो सकती है, तो इनका अगर इफेक्ट एक दूसरे पे नहीं है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो डॉट प्रोडक्ट विल बी मस्ट बी अ जीरो, ओके? And if dot product must be and they will be orthogonal to each other. This nature will be orthogonal to this nature will be orthogonal to each other. Means they have no relationship with each other. या तो वेव होंगी चीजें या पार्टिकल, ठीक है? ये तो पॉसिबल नहीं है कि दोनों चीजें, तो क्लासिकली इट इज नॉट पॉसिबल। क्या क्या अफेक्ट नहीं होगा ना एक दूसरे, हम दोनों एक चीज़ों से इंडिपेंडेंट और इनका एक दूसरे से क्या असर होगा। मैं ख्याल इसको हम बहुत पहली कई दफ़ा इसको डिस्कस इंडिपेंडेंट, ठीक है? इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं, या तो चीज़ें पार्टिकल होती हैं या वेव होती हैं। तो इट मीन कि या तो वो मोमेंटम रखती हैं या मोमेंटम नहीं रखती। आप ये तो नहीं कह सकते वो मोमेंटम रखती थी या वो मोमेंटम नहीं भी रखती। सो So if they have a no relationship, then their angle between them will be 90. अच्छा ये x एक्सिस के साथ है या y एक्सिस के साथ है, ये तो नहीं हम कह सकते, ठीक है? तो यहाँ तो वो ऐसे लग रहा है जैसे वेव इज along x axis and particle is a wave, ये नहीं है। Condition is that they both are orthogonal, so that they are independent in like this. If this is a particle, this will be a wave.
both are independent. So their dimension is 2. Number of dimension depend upon the number of independent coordinates. If two things are independent, तो dimension is clear. अब now ये चीज़ का इकट्ठा होना पॉसिबल नहीं लग रहा था, तो हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं था कि हम क्या करें अगर दो चीज़ें, तो हमारे पास fortunately we have successfully find there is a complex number. ये dimension क्या है बताइएगा? Dimension mean जितने number of independent coordinate होंगे that will be a dimension. दो independent variable है तो 2 dimension, अगर 3 independent variable है तो 3 dimension. जैसे मेरे ख्याल है आपको अगर CM का लेक्चर हो तो आपको याद होगा कि इवन एक लाइन में 4 वेरिएबल भी यूज हो रहे हैं, लेकिन अगर इफ दे आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर 3 वेरिएबल्स भी यूज हो रहे हैं, 3 यूज हो रहे होते हैं ना लाइन में x y z, बट तीनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं और एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है. तो डिमेंशन क्या होती है? जब ऑल लाइन है और 1 डिमेंशन याद होगा, ऑल ये CM में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ऑल प्लेन्स आर 2 डिमेंशन एंड ऑल वॉल्यूम्स आर 3 dimension. याद होगा. Circle is as I have already put, because circle is a line, that's why we always we can easily observe that it 2 variable are appearing x and y. ठीक है, but due to a constraint x square plus y square equal to r square, so r is constant, so due to this constraint x or y, one variable will be depending upon the other variable, so independent variable will be a 1. ये हमने CM में सारा पढ़ा, ठीक है. So dimension will be 2 because there are 2 independent variables. It is exactly the same property as a complex number has. Mean you can change wave की जगह particle हो सकता है, particle की जगह wave हो सकता है, इसकी position एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती. Exactly same and a complex number has combine 2 things. So ये view nature or a quantum state. So quantum state is the combination of two opposite, two independent things. Wave plus particle. Similarly, complex number is a combination of 2 real numbers. Complex number always composite of the 2 real number, one without multiplying the imaginary iota and one with, यानी अगर a and b are 2 real number and there is if I multiply the iota with any number with the any one part, if I multiply iota with b, then they will make a 90 with angle, will make a 90 angle. Okay, and they have a complex number have a 2 independent variables. Complex number will be have a plus iota b. Okay, but a and b are the element of real. A and b are element of real number. aota जो है इसके वजह से एक रियल होगा, एक इमेजिनरी होगा, and they will be orthogonal to each other. So I can write in this way: a and comma b. A belong to the without aota and b will aota b के साथ क्या एक साथ लिखना है सर? नहीं, अगर ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो बी के साथ वो अंडरस्टूड होता है, फर्स्ट के साथ नहीं होता और बी के साथ नहीं होता. ये वो आपको कॉम्प्लेक्स आपने लीनियर अलजेब्रा मेरे से पढ़ा था, नहीं किससे पढ़ा था? लीनियर अलजेब्रा में ये सारा कुछ बताते हैं, ठीक है. उसमें ये बताते हैं कि जो वेक्टर स्पेस बनाते हैं उसमें ये जो दूसरी चीज़ होती है उसका अपना रूल होता है, फर्स्ट चीज़ का अपना रूल होता है. तो कम्प्लेक्स नंबर का भी एक एग्जाम्पल देते हैं जिसमें ये जो है उसके साथ वो अंडरस्टूड होता है कि उसके साथ आयोटा इज नॉट मल्टीप्लाइड और बी के साथ आयोटा मल्टीप्लाई, ये लीनियर जब के कोर्स होता है. लेकिन एनीवे आप भी समझने के लिए ये प्लस बी मैंने ऐसे लिखा. तो ये 2 कॉम्बिनेशन है, एक का मैंने 2 एक इंडिपेंडेंट हैं और इसकी भी डायमेंशन 2 है. तो क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय
ये टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ए एंड बी, आयोटा बी आर इंडिपेंडेंट एंड दे कैन बी रिप्लेस्ड विद दी मतलब यू कैन सो इनकी पोजीशन कोई भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन ये दोनों ही दैट विल मेक अ एंगल 9। ओके ओके सर इसमें रियल नंबर कौन सा है, कैसे पता चलेगा ए रियल नंबर है या बी? A or B both are real number. In order pair, two different things are combined. A always come जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट पढ़ते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है that will be a without the iota and second element with the actually असल में जो होता है ना आपका जो वेक्टर स्पेस, असल में ये सारा कोर्स लीनियर अलजेब्रा का कोर्स है, और यानी मतलब इसकी उसमें आप पढ़ते हैं कि ऑर्डर के एडिशन के रूल और होते हैं, सॉरी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट के एडिशन के रूल और होते हैं और सेकंड एलिमेंट के रूल और होते हैं, क्योंकि ये दोनों, ये मैं इस तरह की इसकी एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट चले जाते हैं। आपने कभी ये पढ़ा हुआ है, सेट पढ़े होंगे एफएससी में, सॉरी फिफ्थ और सिक्स्थ में, कभी आपने देखा है सेट में आप क्या करते हो? सेट में कोई चीज़ रिपीट नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आप कहते हो 1 2 3 1, इज इट सेट और नॉट? No, sir. No, not set. Not set. Because one is repeating. नहीं position change हो या ना, that it will be not, मतलब one is whenever the element is a repeating, that will be not एलिमेंट ऑफ द सेट। ये आपने फोर्थ या मेरे ख्याल फिफ्थ सिक्स क्लास में भी है, ये मेरे ख्याल सिक्स में भी है, सिक्स में। अच्छा, लेकिन अगर मैं इफ आई राइट इन दिस वे दैट x1 x2 x3 x4 with x1 equal to 1, x2 equal to 2, x3 equal to 3, x4 is equal to 1. If I write it in this way, then this will be a set. इसमें रिपीट नहीं हो रहा, मैं अभी बताऊँ, इसमें भी रिपीट हो रहा है, but why it will be set? Why? Because actually we are not if we see deeply, actually this is not x1, ये x1 किसी पोजीशन में है, कोई x आपने वैल्यू असाइन की है, यानी मैं ये कह सकता हूँ, इसको खैर इसको मैं और आसान ज़बान में करता हूँ, जैसे साइन का फंक्शन है वो अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, डीजनरेसी आती है, लेकिन अगर x1 की वैल्यू कहीं से रिपीट हो रही है ना, इसकी एग्जांपल मैं कैसे लूँ, एक लेट x इक्वल टू x के, लेट y इक्वल टू n के, लेट्स गो, ठीक है, मैंने कोई दो नंबर लिया है, उसमें y जो है वो n के है, ठीक है। अगर आप देखो n की वैल्यू है आपके पास -1, सॉरी मैं ले लेता हूँ -1 से +1, ठीक है। ये सारा कुछ वैसे लीनियर ज्योमेट्री में आपको पढ़ना चाहिए। x की वैल्यू -1 से 1 ले लेता हूँ, ठीक है, इसका मतलब है कंटिन्यूस चेंज होना -1 से +1 तक, लेकिन डिस्क्रीट है क्योंकि हमारे पास डिस्क्रीट नंबर है, तो क्या वैल्यू आएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास
एक बार y की वैल्यू क्या आ गई -1 पे, यानी n हम आप यहाँ इस तरह लिखो, मैं कहता हूँ आपको ज़रा आसानी से, क्योंकि आपको मैं ज़्यादा मुश्किल में नहीं डालना चाह रहा। -1 0 +1, ठीक है। तो ये आपके पास 3 वैल्यू, ठीक है। पहली वैल्यू पे आपके y क्या आया, y आ गया -1 का स्क्वायर लिया 1, और ये y बना y -1, फिर आया y 0, ये कितने आ जाएगा आपके पास 0, और y +1 क्या आ जाएगा 1। अच्छा, आप इस तरह वैल्यू आउटपुट लिखें, आपके पास आ रहा है 1 0 1, इसकी वैल्यू डालें पुट करने के बाद, ऐसे ही आ रहा है ना। y -1 कॉमा y 0 y +1, this is equal to 1 0 1, ये आ रहा है ना। नाउ दिस इज सेट और नॉट सेट, जबकि वैल्यू क्या हो रही है, लेकिन यहाँ ये चीज वैल्यू चाहिए। एक्चुअली दिस इज कॉम्बिनेशन, हम इसको इस तरह गलत लिख रहे हैं, इसको इस तरह नहीं लिखना चाहिए। एक्चुअली क्या हो रहा है, ये क्या है, नहीं, ये एक्चुअली सेट क्या है, एक्चुअली दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ये एक्चुअली दिस इज इक्वल टू, इसको सही जो रिप्रेजेंटेशन है, हम लिखने में गलती करते हैं, क्योंकि मैथमेटिकली हम इतना अच्छे मैथमेटिशियन नहीं होते, तो हम गलती कर जाते हैं। एक्चुअली ये 1 0 1 नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, फर्स्ट -1 0 -1 1 -1 0 0 and 1 1. Actually this is equal to this. Now every number is different, and now this is a set. Actually this is not set. Actually ये लिखने का तरीका गलत है। तो हर चीज दो चीजों पे, पहले नंबर पे और रूल लगते हैं, दूसरे नंबर पे और रूल लगते हैं। तो this is changing with respect to this. This is first, second is changing with respect to first. Okay, second is changing. तो second के रूल आप बाद में डिफाइन करते हैं, वो फंक्शन है, वेरिएबल है, क्या, ठीक है। तो ये सब लीनियर, तो ये और सब लीनियर है, ये आप लोग वो लीनियर अलजेब्रा के कोर्स का अपने नोट से था ना, उसमें शायद ये करवाया भी। तो ये आपके, इफ नाउ यू कैन सी दैट दिस इज नॉट एज द सेम, एग्जैक्टली नॉट सेम, सो दैट मे बी दैट इज द सेट, बट दिस इज sorry, but this is not set, but this is set. So similarly A and B are independent, and the rule of addition and multiplication will be a different. ये आपने linear vector space पढ़ी होगी, उसमें उसके लिए अलग-अलग से रूल डिफाइन किया, linear algebra, तो linear algebra। तो ठीक है, ये नोट कर लें, मतलब this is a yes है, this is this yes, ये वाला set, yes, मतलब वो वाला set नहीं होगा वो, क्या उसको set नहीं होगा, वो वाला set नहीं है। Yeah, this is not set and this is set, because यहाँ -1 और -1 position change. Yes sir. Actually they are not identical. This is different. This is different than different. So actually here all elements are different, but here here is two elements are the same. If two elements are the same, exactly identical, then that will be not set. ठीक है, ठीक है। So linear algebra अगर जिक्र हो गया तो फिर तो जाहिर कोर्स का पार्ट है, अदरवाइज वैसे हम नहीं कर सकता। एनीवे, सो एक्चुअली बात क्या हो रही है कि A is the first element and B is the second element। तो इसकी कम्प्लेक्स नंबर में जो चीज़ A अलग से सेपरेट ऐड होता है और B अलग से ऐड होता है, तो इसके एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अलग से रूल होते हैं। So, but we will not go in detail. For this purpose, we have to study the linear algebra. You should repeat your course of the linear algebra. आपके पास पढ़े होंगे नोट्स, उसको go through कर लेना। एक जो से फॉर्म उनका डॉट प्रोडक्ट जो चीज़ अपोजिट का मतलब पता नहीं, अपोजिट की मीनिंग कुछ और भी बन जाती है। मतलब यू कैन से दैट दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर,
they have no effect on it. They are not affecting. सर अब हम कह सकते हैं A is real number. A and B are a real number, but this combination is complex number. इसके साथ आपने ओटा मल्टीप्लाई किया। सर छोटा वाला मल्टीप्लाई एओटा वाला में डी के अंदर कहीं एओटा इज मल्टीप्लाइंग विद डी। जी सर सर B imaginary नहीं है। B is a real number, but aorta B is not real number. You are right. सर जिस भी रियल नंबर के साथ आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, अगर एग्जैक्टली बात की जाए, ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर। उसका B पार्ट 0 होगा। 0 इज आल्सो नंबर, B इज द नंबर। तो मैं अपने वो लीनियर अलजेब्रा की क्लास सॉरी अपने मतलब स्टूडेंट्स को अक्सर ही बताता हूँ कि ये ज़हन में रखें कि रियल नंबर इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाटएवर जो भी चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ट्रू होगी वो रियल नंबर के लिए भी ट्रू होगी, क्योंकि बिकॉज ऑल रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट अ रियल। एक्चुअली क्या है, आपके पास जो रियल है, रियल n डायमेंशन स्पेस है, दैट इज सबसेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो सो दैट्स व्हाई क्या इधर या सॉल्यूशन देखा करो क्लास को तो सॉल्व इधर जल्दी जाओ यार कड़ा ओके ठीक है। सो जो रियल नंबर है वो यार चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना कर दिया सर समझ बस ठीक है सर। समझ आ रियल नंबर नहीं, ये पहले समझो। रियल नंबर इज द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी बी आप जो है वो 0 ले लो, कॉम्प्लेक्स नंबर का बी पार्ट 0 ले लो, दैट विल बी अ रियल। सो ऑल द प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर विल सॉरी रियल नंबर विल बी सैटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। सो ये आपके पास आ गया। सो दिस डायमेंशन विल बी अ दैट इज द 2। ओके क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई मसला? नो सर। ओके सो दैट्स गुड। So जो dual nature is combination of, you can say that is exactly like the complex. Okay, so the quantum state may be, it implies that quantum state may be अभी इसमें और भी करना, लेकिन आपके कोर्स से इससे ज़्यादा देखना नहीं है क्योंकि you don't know what is the representation. आप ये समझना इतना ज़रूरी है कि दोनों की डायमेंशन सेम है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और ये चीज़ है, ठीक है? तो हाँ दोनों को मिलेंगे। So that's why we can represent the this because particle nature and wave nature are also orthogonal to each other, and the parts of the complex number is also orthogonal to each other. Both have a 2 dimensions. Similarly, that formula will apply the on this. So we will represent the quantum state with the complex number. One of them is a real and one of them is a imaginary. Okay. So A के साथ एओटा मल्टीप्लायर है, both are real independently. जैसे नंबर होता है A and B independently, अगर B को भी कंसिडर करो तो वो भी रियल नंबर है, A भी रियल नंबर है, लेकिन इनकी पोजीशन अगर A जो है अगर रियल नंबर है तो B के साथ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होगा। अगर B के साथ B को आप ये ना रियल नंबर लेते हो, यानी इसके साथ कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं मल्टी, तो A के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? यानी दोनों को एंगल को 90 बनाओ, दोनों के दरमियान एंगल क्या है 90। अब ऐसे भी मल्टीप्लाई करके देख लो ना, आप A को इसको समझ, अगर मैं एओटा से फॉर एग्जांपल एओटा से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, मैं किसी को नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर होगा, तो या एओटा इसके साथ आ जाएगा और इससे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो नेगेटिव नंबर मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल इफ आई मल्टीप्लाई विद if this is a C1, ठीक है? If I multiply the C1 with this and that will become a C2, ये भी complex number होगा, and when we multiply iota A plus iota B, then this will become iota A plus iota minus
बी हो जाएगा एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दिस विल बी इक्वल टू -1, ऐसे ही है ना। इफ आई मल्टीप्लाई तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ये आ जाएगा। एंड हाँ आई कैन राइट in this way and iota a plus another b is a number, a constant number, and we can replace it any other number. c use किया हुआ है आप कह लो this is d, okay, and this may be right as d is equal to -1. d will be without Bayesian number will be first position and then iota that will be a second position. जी मैंने कहा एक नया ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना, iota से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ही होगा ना, iota इज अ नंबर। यस तो फिर भी वो कॉम्प्लेक्स रहेगा लेकिन पोजीशन ये आपके पास iota, यानी ये कहना जरूरी नहीं है कि ये ना वेव नेचर के साथ इमेजिंग नंबर होना चाहिए या पार्टिकल के साथ, किसी दोनों इंटरचेंज हो, किसी के साथ भी हो। मेरा कहने का मतलब इस जैसे कि ये आपके साथ यहाँ लग रहा था ए ठीक है, लेकिन इसके साथ आप एयोटा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए के साथ आपके पास आ गया एयोटा और बी के साथ आ गया बी, अगर नंबर भी समझो तो बी एयोटा के बगैर आ गया, तो एयोटा ए प्लस बी, तो ये आपके पास एयोटा ए प्लस बी आ जाएगा। प्लीज बॉल पेन को सुकून दीजिए और तो डी कोमा ए है। ये इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि जो फर्स्ट डिजिट है वो विदाउट जो होता है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कि फर्स्ट की प्रॉपर्टी जो है सॉरी ऑर्डर पेयर का मतलब और होता है, लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्स्ट एलिमेंट विल बी रिप्रेजेंट विदाउट एयोटा एंड सेकंड नंबर विद द इमेज, ओके। ओके तो यहाँ तक कोई मसला तो नहीं, आपने से कोई चला जाए साथ या बच्चों वाली बात में तो आपने से किसी में ओके ओके सो इट इज वेरी क्लियर, यहाँ पर कोई मसला तो नहीं। ओके सो दैट मीन कि इसी तरह वेव नेचर को और पार्टिकल नेचर को एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, और वेव किसके बराबर होती है, वो इन क्लासिकल मैकेनिक्स रियल में आपके पास साई जो है वो किसके बराबर होता है, आपने वेव एंड मैकेनिक्स का कोर्स पढ़ा होगा, वो किसके बराबर होता है, साई एम साइन ओमेगा टी माइनस के, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, वेव एंड ऑसिलेशन का कोर्स पढ़ा होगा। यस सर। वेव कैन बी राइट इन दिस फॉर्म। यस सर, लेकिन ये कैट क्यों लिखा है ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैट रोटेशन की केस है, रोटेशन की केस नहीं रोटेशन हो या ना हो नहीं सर, अभी तो आप क्लास कर रहे हैं, बाद में देखते क्लास के बाद आप पढ़ाएंगे फिर तो बात पढ़ाएंगे। If one is a real, if this one is a, this is you have this expression you have studied in the wave and mechanics course. Okay, classically you write the wave function in this way. Okay, if one is this and if psi 1 is this and psi 2 is the psi m sin omega t minus kx plus pi by 2 means two natures are parallel if one is wave and other is a particle. ऐसे ही है ना, मैंने कहा if wave plus quantum state is combination of two natures. If this is a wave, this is a particle. If this is a particle, this is a wave because both are orthogonal to each other. ऐसे ही बात की है ना, ऐसे ही क्या है, कौन है आपकी जिया, कौन है मुझे अब भूल छूट गया है, ओमेगा टी माइनस के एक्स सी आर आपका दानियाल
नहीं शहरान मैंने नहीं किया कामयाब, वो मुझे नाम भूल जाता है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो दिस इज if this is a wave, this is particle, if this particle, this is a wave. ठीक है, mean two orthogonal combination of two orthogonal natures, two independent natures. Okay, so when we combine, अच्छा, and this is the solution of differential wave equation. What is the differential wave equation? क्या होती है differential wave equation? Differential wave equation, yes, differential wave equation का solution है, it is the solution of psi 1 and psi 2. चलो इसको अभी आप this psi 1 and psi 2, one is the wave and other is a particle. If one is particle, other will be a wave. Okay. So when we combine both natures, so actual state is psi 1 plus iota psi 2. This is real, this is real. So one is if iota एक के साथ iota मल्टीप्लाई, ऐसे का है। अच्छा ये भी कर सकते हैं, हमारे लिए ना आसानी वाला ये साइन वाला भी ठीक है, लेकिन मुझे पता है आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको कन्वर्ट करना। आप इसको ना कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं। इनिशियल कॉस और साइन में इनिशियल फेज का डिफरेंस है। उसकी वजह क्या है मुझे पता, वो जो फॉर्म बनानी होगी ना आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगी, उसको आप दोबारा मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन इट मे बी अ डिफिकल्ट प्रोसेस। आप इसको कॉस रखो, ये आपके पास साइन वाली इज कॉस एंड दिस इज आल्सो कॉस। आपने वेव फंक्शन की दो तरह की जो एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, कॉस में भी पढ़ा हुआ है, साइन में भी पढ़ा हुआ है। साइन और कॉस में फर्क क्या होता है आपको पता है? वैसे तो कोई फर्क नहीं है, डिफरेंस क्या होगा साइन और कॉस के फेज में, वेव एक्सप्रेशन में? दोनों यूज होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली क्या आपने पहले शुरू में स्टार्ट में क्या पढ़ा हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। मैं बताता हूँ, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये पढ़ा हुआ अगर वैसे देखा जाए, फाइव पढ़ा हुआ, ऐसे ही पढ़ा हुआ है। और फाइव क्या है? फाइव नॉट इज इनिशियल फेज, इट इज फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्ट। ओके, सो if phi not equal to 0, then psi will be sin m sin omega t। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। so the wave will be like this। okay, नहीं नहीं, क्वांटम में कंबाइन इफेक्ट आके हम दिखाएंगे। अभी तो हम एक स्टेट फंक्शन बना नहीं, हम उसका जिक्र ही नहीं कर रहे कि कौन सा इसमें वेव है, कौन सा पार्टिकल है। ये देखो ना, मैं अभी बताता हूँ भी आपको उसका, ठीक है? मैं देखूँगा अभी, ये मुझे सब केस बात है। तो ये आपके पास साइन आ जाए, और अगर आप अगर आप इफ फाइ नॉट इक्वल टू 90, तो वो 90 एंगल से शुरू होगा, यानी यहाँ से शुरू होगा, तो देन आपकी वेव इस तरह क्योंकि इनिशियल फेज 90। और इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास? साई m साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 या 90, एंड दैट विल बी इक्वल टू साई m cos omega। So both are if you use the cos as a wave function, if you use the sine as a wave function, sine, both are the same। ठीक है?
तो दोनों एक्सप्रेशन यूज होते हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने करेक्ट किया है। आप इसको एज ए कॉस की यूज करें या एज ए साइन यूज करें या क्रॉस यूज करें, बहुत आपकी एक्सप्रेशन आपकी बेग फंक्शन। और मेरा ख्याल है आप लोगों ने बेजमेंट मैकेनिक्स के कोर्स में दोनों पढ़े पढ़े हैं ना? यस जी क्या cos भी साइन एक ही, यानी फेज का डिफरेंस है। यानी अगर आपका फेज 90 से स्टार्ट हो रहा है देन दैट विल बी अ cos, इफ द फेज इज स्टार्टिंग फ्रॉम द so डिफरेंस क्या है? अब ये अच्छा ये डिफरेंस भी ऐसा नहीं है स्टार्टिंग डिफरेंस है। अगर इसको पीछे ले जाओ ये यहाँ से ये cos 90 है ना, sin 90 से। ओके सो I must be right as a psi m of cos omega t minus kx और psi m मैंने कॉमन ले लिया प्लस iota और this will okay ठीक है ओके सॉरी डिफरेंस कितना है 5/2 आपके पास ये ओके परेशान कुछ स्टूडेंट है परेशान है तो सर मिक्स हो रहा है सर मेरा ख्याल पूछ के कर ओके so his phase π/2 is that we know that cos π/2 is equal to phi ठीक है sin plus π/2 is cos theta and cos π/2 is minus sin theta चलो ना cos theta plus π/2 कितने से निकालो ये साइन थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं π/2 को ऐड करें एक में ऐड होता है एक में सबट्रैक्ट होता है cos में ऐड करें तो क्या होगा चेक करो इसे पास कर आपके पास है साइन के साथ जो है आपके साथ साइन के साथ होगा cos और cos को कन्वर्ट करोगे तो माइनस क्लियर हो गया एंड सो we can write it in this way this cos omega t minus kx this is you can say that this is a theta एक ये थीटा है अगर आपके पास ठीक है तो दिस विल बी दिस सो प्लस माइनस इयोटा साइन मेगा टी माइनस वाई cos थीटा प्लस π/2 इज माइनस 9 ओके ठीक है ओके So, what is this? This is actually the exponential of minus kt. Yeah. सर ये कैसे
सभी नोट कर लो ये आप, ठीक है। ये क्यों आया ये भी बता दो, ये सब ने लिख लिया नोट कर जी, वही करना है। ये क्यों आया, we know that कि आयोटा अल्फा किसके बराबर होता है, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ये आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। cos एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा, ये एक्सपोनेंशियल है, यानी इसको आप ऐसे लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा, ओके। एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा अल्फा किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होगा, cos माइनस अल्फा प्लस आयोटा साइन माइनस है, ओके। cos इज इवन फंक्शन, लीनियर रेफरेंस इन फिर रेफरेंस ऑफ द लीनियर, यार ये लड़का बहुत प्यारा है, रेफरेंस एज ए लीनियर रेफरेंस, cos is a even function and sin is a odd function, so that will be equal to cos alpha plus iota minus iota sin alpha, and this will be equal to now it is clear that so this is the quantum state, that's why this is equal to quantum, and this has all information, but unfortunately we can only accept the probability. Probabilities क्या होगी, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो वेक्टर की क्या होती है, लेंथ मेजर करते हैं, और लेंथ मेजर कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया, अपने आप से डॉट प्रोडक्ट लेना, तो वो क्या होगा आपके पास, ओके। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस वाज दिस एक्सपोनेंशियल ऑफ इस पॉइंट पे समझ नहीं आई, प्रोबेबिलिटी मैंने पहले बताया हुआ, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हैं एक्सपोनेंशियल माइनस आई अल्फा, ये कैसे है, इससे पीछे वाला ये माइनस नहीं आएगा, ये माइनस के साथ दोनों के साथ माइनस कर दिया, एंगल माइनस है ना, सॉरी मैंने यहाँ, हाँ ठीक है, नीचे वाला स्लैब सर, नीचे वाला स्लैब ये माइनस सर किधर ये ये माइनस यार ये तो मैट्रिक्स में पढ़ते हो, ड्रॉप कर ले सकते वैसे खैर लीनियर अलजेब्रा का पार्ट नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे करते हैं, पढ़ा होगा, इवन फंक्शन वो लीनियर अलजेब्रा में तो आप इसे वेक्टर स्पेस प्रूव करते हो, तो ठीक है। अच्छा ये डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जो है दो स्टेट्स का ये क्या होता है, ये आपको पता है कि कैट जो होती है वो हर्मिटियन कंजुगेट होती है, ठीक है, सॉरी ब्रा इज हर्मिटियन कंजुगेट और कैट इज रियल वेक्टर, तो मतलब वेक्टर इट्स है, ठीक
तो दिस इज पास एज आई गेट बॉय, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आई वैल्यू डालो, वैल्यू पुट करो, आपके पास साई एम, अब चलो एटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसके ऊपर हमेशा कंजुगेट ले लो, दूसरा क्या आएगा साई एम एटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसके ऊपर तो ये क्या आ जाएगा साई एम और तब इसका क्योंकि मैट्रिक्स नहीं है, आपने ये पढ़ा हुआ ना, किसी भी फंक्शन का आप ये लेते हैं तो ये दिस इज टू ऑपरेशन, नंबर वन इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, वन इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड वन इज द ट्रांसपोज। ये पढ़ा हुआ है ना, आपने कल भी पढ़ाया होगा, याद आया? नोट से खा लो पुराने, कोई नहीं, ये मैंने पढ़ाया होगा या जाके हर्मिशन कंजुगेट लेते हैं, ऑपरेटर के हर्मिशन कंजुगेट याद होगा, टू बी हर्मिशन पेपर में भी बड़ा आया था, इसीलिए तो अच्छा। अगर कोई चीज भूल गई हो, ना समझ आ रही हो, तो दोबारा पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हर्मिशन कंजुगेट है, ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एंड ट्रांसपोज। इन ट्रांसपोज का मतलब कि फिर अगर भूल गए तो बता देता हूँ क्या करना, ये पढ़ाने का फायदा क्या हुआ। इसका क्या मतलब होता है, साइन जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है वो क्या करता है, साइन की साइन चेंज कर देता है, एयोटा का साइन चेंज करता है, प्लस है तो माइनस कर देता है, माइनस है तो प्लस कर देता है। लेकिन ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स का नंबर ए में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आएगा। और ट्रांसपोज क्या करता है, ए आई के है, इसका ट्रांसपोज नहीं है तो ये क्या करेगा, रो को कॉलम में और कॉलम को, ये सारा कुछ रहते हैं, दोबारा रिपीट कर अगर आपको तो ठीक है। अच्छा यहाँ क्या होगा, इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ जाए तो इसके ऊपर क्या आएगा, ये आएगा। अच्छा ये मैट्रिसेस नहीं है, मैट्रिसेस नहीं है ना, तो इसमें रो कॉलम में चेंज होंगी, कॉलम रो में, तो ट्रांसपोज नहीं आएगी। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या करेगा, बाकी सारे रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या करेगा, साइन चेंज। तो ये क्या आ जाएगा माइनस, अच्छा मैंने वैसे एक बात है, ये हमारे यहाँ माइनस था, इसके साथ माइनस था, इसके साथ अच्छा ये माइनस का साइन को क्या करेगा, इधर करेगा, इधर माइनस के साइन को क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा, प्लस में कर देगा, और ये तो वैसे रहेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी, और के एक्स एयोटा मैंने कॉमन ले लिया, के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो मैं एक दफ़ा देख लूँ, मुझे पता नहीं, यहाँ बहुत से लोगों को समझ नहीं है, ये आ रहा है, ये माइनस पावर ऐड हो जाएगी ना, en1 en2 will be equal to en1 plus n2। जी सर ठीक है, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाया, इन दोनों में ऐड हो जाएगा, इससे इसी वजह से इसका साइन चेंज हुआ। ये क्या था, क्योंकि एयोटा आई अल्फा था, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, तो क्योंकि ट्रांसपोज नहीं होता तो ये आ जाएगा ए एयोटा अल्फा, मैं एक्सप्लेन भी कर दूँ, ट्रांसपोज नहीं आएगा, सिर्फ कॉम्प्लेक्स का वेट रह जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस एयोटा, इसकी वजह से ये माइनस में माइनस, अगर यहाँ माइनस है यहाँ से आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। मैं दोबारा पहले ये समझिए, एक्सपोनेंशियल आप माइनस से उठा अल्फा है, ठीक है, ट्रांसपोज तो उस पर अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि मैट्रिक्स नहीं है, माइनस में उल्टा अल्फा का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस प्लस में बन जाता है, प्लस माइनस होता है, ऐसे ही है। यहाँ भी ऐसे किया है कि ये माइनस के ऊपर ये आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस आ गया, और ये जो है ये ऐसे रहेगा, माइनस रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, और आप क्या होगी, नंबर ऑर्डर क्या होगा, ये जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है एक्सपोनेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गई, ठीक है, नहीं आई तो दोबारा पूछो। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास,
कंप्लेक्स कंजुगेट दो चीज़ों का एक का हमेशा कंजुगेट और एक दूसरा ये हमें कंप्लेक्स नंबर में पढ़ा हुआ है, रेफरेंस इज कंप्लेक्स नंबर, ठीक है। So this will be equal to psi m, ये वैसे भी मैंने अपने पिछले कोर्स में भी आपको बताया था, एक का हमेशा कंजुगेट और दूसरा वो उसके मैग्नीट्यूड का क्या आता है, उसका क्या मैग्नीट्यूड का, तो दिस विल बी e की पावर 0 क्या होती है, ये 0, ये दिस इक्वल टू ओके, e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 0 की पावर क्या, 0 हो तो क्या होगा सर 1 है, 0 की पावर 0 हो तो क्या आंसर होगा सर 1 है, 0 की पावर 0 हो तो 1 इंफिनिटी अरे कहाँ कौन सी दुनिया में रहता है, कैलकुलस नहीं पढ़ी आप लोगों ने, अनडिफाइंड नंबर, इंफिनिटी भी नहीं है, इसको अनडिफाइंड, 0 पावर 0 इज अनडिफाइंड, ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्या हाँ जी, वो जो शेप फंक्शन निकाला था वो मैथमेटिकली जो पहले लिखा था ना, जो क्रिएट किया था उसको प्रूव ये किया है कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ये दो चीज हर बार पता चलेगा, ये हमने प्रूव, ये स्टेट का एक्सप्रेशन था, ये जो पहले हमने बताया था उसको, और ये प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी था, ठीक है, दिस इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी एंड दैट वाज अ, ठीक है, अच्छा बड़ा कह रहे हैं कि आप